हेलो एवरीवन, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की हिस्ट्री क्लास में। पहले आपको इसका रिव्यू करवा देता हूं मैं पीडीएफ का। कैसे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, कौन से इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवाने वाला हूं, और जितने भी आपको मैं फैक्ट्स बताऊंगा या क्वेश्चन बताऊंगा वो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस या वनडे एग्ज़ाम कोई सी भी हो उसमें ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए, अब हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन या क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया है इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा है क्रिस्टोफ सेलियर्स ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफ सेलियर्स। आगे देखिए, भारतीय इतिहास हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट नोट में। भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत से। ये प्राचीन भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे क्लास होती रहेगी। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आप लगातार हमारे क्लास को सुबह 11 बजे देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता रहूँगा या पॉइंट बताता रहूँगा, सॉरी टॉपिक क्या पॉइंट। देखिए, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है, तो वो है वेद। अपने कॉपी में नोट करें, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वेद। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वेद। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा रिक्त स्थान को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। ऑप्शन ए उपनिषदों को, ऑप्शन बी पुराणों को, ऑप्शन सी वेदों को, ऑप्शन डी ग्रंथों को। तो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेदों को। और वेद होते हैं 4 प्रकार के। एक सेकंड रुकना। वेद होते हैं 4 प्रकार के जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ये नोट डाउन करें, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट लिखे वेद के बारे में, वेद हेडिंग डालकर। और पुरुषय का अर्थ होता है वेदों को किसी ने नहीं रचा, ना मनुष्य ने, ना ही किसी देवी शक्ति ने। सेकंड पॉइंट है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। इसको आप नोट डाउन जरूर करें, सेकंड पॉइंट को। भारत का सबसे सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। ठीक है, आगे देखिए, वेद होते हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, और इन चारों को एक साथ हम कहेंगे संहिता। इन चारों वेदों को संहिता कहेंगे एक साथ। और वेदों की जो रचना करी थी वो महर्षि वेदव्यास ने करी थी। ये भी आप नोट डाउन जरूर करें कॉपी में। आगे देखिए, ऋग्वेद में रिक्त स्थान मंडल होते हैं और रिक्त स्थान सूक्तियाँ होती है। देखो, पहले आपको मैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया था सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो मंडल होते हैं, ऋग्वेद में जो मंडल होते हैं वो होते हैं 10। और ऋग्वेद की जो सूक्तियाँ होती है, ऋग्वेद में सूक्तियाँ होती है 1028। और ऋग्वेद में जो ऋचाएँ होती है वो होती है 10,462। ये ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं। तो नोट डाउन करें, ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं टोटल, और सूक्तियाँ होती है 1028, और ऋचाएँ होती है 10,462। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में, बताइए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो आपका आंसर होगा 10। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं, तो आपका आंसर होगा 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो आपका आंसर होगा 10,462।
आगे देखिए, और इस वेद को सबसे पुराना वेद भी कहते हैं या फिर प्राचीन वेद भी कहते हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद के बारे में इंपॉर्टेंट जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो पिछले एग्जाम पूछे गए, आपको मैंने पहले बता दिया है, तो इसको नोट डाउन जरूर करें। इसमें पहला पॉइंट है हमारा ऋग्वेद, हेडिंग डालकर लिखना, ऋग्वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण वेद पायन। सेकेंड पॉइंट है ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न ऐसा आएगा आपका एग्जाम में, बताइए ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख है, तो आपका आंसर होगा सोम देवता का। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं, सोम देवता का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। कौन से मंडल में, तो 9वें मंडल में। ठीक है, अगला पॉइंट देखो इसका क्या है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखी ऋचाओं को खील कहा जाता है। प्रश्न देखो ऐसा बनेगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋचाओं को क्या कहा गया है, तो खील कहा गया है। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, बताइए कौन से मंडल में ऋचाओं को खील कहा है, तो आंसर होगा आपका ऋग्वेद में। और कौन से मंडल में, तो 8वें मंडल में। फोर्थ पॉइंट है इसका, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना है। तो इसका ऑप्शन इसका जो प्रश्न बनेगा वैसा बनेगा, बताइए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं, तो आपका आंसर होगा 250। ऋग्वेद में 250 ऋचाएं इंद्र के लिए, और अग्नि के लिए है 200। आगे देखिए, ऋग्वेद का संबंध योग से है। प्रश्न ऐसा आएगा, बताइए योग का संबंध कौन से वेद से है, तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद से। या फिर ऐसा पूछ सकता है, ऋग्वेद का संबंध किससे है, ऑप्शन दे देगा आपको, संगीत दे देगा, जादू टोना दे देगा, या फिर योग दे देगा, या एक कोई सा अदर दे देगा। तो आपका आंसर क्या होगा, योग। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसका लिखना, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। प्रश्न ऐसा बनेगा एग्जाम में, बताओ ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा होत्र कहते हैं। आगे देखिए, कौन सा चौथा क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। आगे देखिए, इसके इंपॉर्टेंट तथ्य में नोट करके लिखना और हेडिंग डालना यजुर्वेद की। यजुर्वेद शब्द का अर्थ होता है यज्ञ अथवा पूजा। तो साफ पता लग रहा है यजुर्वेद का संबंध यज्ञ और पूजा से है। प्रश्न ऐसा आएगा, यजुर्वेद का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा यज्ञ और पूजा से। या फिर क्वेश्चन उल्टा पूछेगा, यज्ञ का संबंध कौन से वेद से है, तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद से। सेकेंड पॉइंट है, यजुर्वेद सामवेद के संगीत के साथ मिलकर अनुष्ठान मंत्रों को अर्पित करता है। यजुर्वेद सामवेद के संगीत के साथ मिलकर अनुष्ठान मंत्रों को अर्पित करता है। थर्ड पॉइंट है, यजुर्वेद के 2 प्रकार हैं, कौन से हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आगे देखिए, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्रुव कहते हैं। तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अध्रुव। अध्रुव इसका सही आंसर है। आगे देखिए, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो हमने देखो ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है, अभी पढ़ा हमने ऊपर, यजुर्वेद के बारे में पढ़ लिया। अब बारी आई है सामवेद की। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामवेद। सामवेद के बारे में आगे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे हम। सामवेद हेडिंग डालिए, साम का अर्थ होता है संगीत या फिर गान, और सामवेद में 1549 छंद होते हैं। और थर्ड पॉइंट है इसका, सामवेद को पढ़ने वाले को उदार्त कहते हैं। उदार्त कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इनको लिया हुआ है। आगे देखिए, किस वेद में भजन, जादू टोना, औषधि का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन पहला ऋग्वेद पढ़ चुके हैं, यजुर्वेद पढ़ चुके हैं, सामवेद पढ़ लिया है। अब बारी है अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में भजन, जादू टोना और औषधि का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए इसके बारे में,
यजुर्वेद के बारे में आगे इंपॉर्टेंट नोट अथर्ववेद हेडिंग डालकर। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अपने कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो अथर्ववेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अपने कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। सेकंड पॉइंट है अथर्ववेद को पढ़ने वालों को ब्राह्मण कहते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा एग्जाम में, बताइए अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ब्राह्मण। नेक्स्ट पॉइंट में है अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। बताइए सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्री किस वेद में कहा है, तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद में। आगे देखिए सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। ऑप्शन ए जाबलो उपनिषद, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद। आगे देखिए उपनिषद के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालिए उपनिषद। पहला पॉइंट है उपनिषद का, उपनिषद में आत्मा और परमात्मा का वर्णन मिलता है। सेकंड है इसका उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 108। उपनिषद की संख्या 108 है। प्रश्न आते हैं इसको स्टार मार्क कर लेना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप बताइए 108। और सबसे पहला उपनिषद कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होगा थर्ड पॉइंट में बृहदारण्यक। प्रश्न आएगा सबसे पहला उपनिषद कौन सा था, तो आपका आंसर क्या होगा बृहदारण्यक। आगे देखिए कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या फिर भागवत पुराण। तो सबसे प्राचीन या फिर सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखिए पुराण के बारे में हम इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। पुराण हेडिंग डालिए। तो टोटल जो पुराण है वो कितने हैं, 18। टोटल 18 पुराण है। सेकंड पॉइंट में कुल 3 पुराणों की राजाओं की वंशावली पाई गई है, यानी जो 3 पुराण है उसमें 3 राजवंशों की वंशावली पाई गई है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश का आपको वर्णन मिलेगा, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन मिलेगा और वायु पुराण में आपको गुप्त वंश का वर्णन मिलेगा। ये तीनों नोट डाउन करना। कैसे नोट डाउन करोगे, जैसे विष्णु पुराण के आगे आप मौर्य वंश करोगे, मत्स्य पुराण के आगे आप सातवाहन वंश करोगे और वायु पुराण के आगे आप गुप्त वंश करोगे। इनका संबंध इनसे है। आगे देखिए राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर का इतिहास बताती है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके इसमें एग्जाम में, बताइए कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है कलहन ने। ऑप्शन ए इसका राइट होगा कलहन। आगे देखिए पुस्तक के जो प्राचीन भारत है, जो हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं उसमें मेन पुस्तक के जो रचयिता है वो मैंने यहाँ नोट डाउन करवा दिए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। जैसे जो चचनामा पुस्तक है वो किसने लिखी है, वो अल अहमद ने लिखी है। ठीक है। जैसे सेकंड पुस्तक है अष्ट अध्याय पाणिनि ने लिखी है। थर्ड पुस्तक है अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए इनमें से कौन एक अरबी लेखक है। ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी तारानाथ, ऑप्शन सी टेसियस, ऑप्शन डी तारानाथ। तो जो इब्न बतूता है वो एक अरबी लेखक था। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट नोट में नोट करें लेखक को हेडलाइन करके। अरबी लेखक कौन कौन से हैं, तो अरबी लेखक एक है अल बरूनी और सेकंड है इब्न बतूता। इन दोनों के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब देखिए चीनी लेखक के बारे में। फायान एक चीनी लेखक था, संयुग ने एक चीनी लेखक था और हैंसोंग भी एक चीनी लेखक था।
आज की क्लास में इतना ही था। इसकी सेकंड क्लास नेक्स्ट डे होगी सुबह मॉर्निंग 11 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।